नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे, हाजिर हूं खास कार्यक्रम ललकार। आजकल किसी दो चार लोगों के बीच खड़े हो जाइए, सभी आपको देश के वर्तमान हालात पर चर्चा करते मिलेंगे। वे किस प्रकार के व्यक्ति हैं इस पर नहीं जाइए, केवल उनके विचार को सुनिए और फिर परखिए। राजनीति के जिन विषयों के बारे में कभी आपने सोचा तक नहीं होगा, वे उस पर गंभीर मंत्रणा करते आपको मिल जाएंगे। आपको अपने देश पर गर्व होगा, उनकी शिक्षा और दीक्षा पर भी गर्व होगा। अगले कुछ दिनों में दरअसल देश में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में विचार व्यक्त करना तो भारतीय युवाओं की रीति और नीति दोनों में रही है, क्योंकि देश का भविष्य तो इन्हीं युवाओं के हाथ में है। इस बार चुनाव में राजनीतिक दलों की तरफ से गारंटी दी जा रही है। हालांकि मतदाता ना तो गारंटी की ओर भरोसे से देख रहे हैं और ना ही भरोसे पर गारंटी देने का संकेत दे रहे हैं। इस बीच विपक्षी गठबंधन केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग, चुनावी बॉन्ड और केंद्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना के मुद्दे को तूल देने की कोशिश कर रहा है। तो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बड़े नेता लगातार जनसभाएं कर भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए 400 पार का नारा दे रहे हैं। बहरहाल इस बार किसकी चलेगी गारंटी, हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं आई हैं, जरा उनको देखिए आप। देश के ऊपर हो जाने की बात सपने में भी नहीं सोची जा सकती। क्या कोई देश से बड़ा कोई हो सकता है? जो ऐसा सोचता है, देश की जनता, मेरी प्यारी बहनें, नौजवान, किसान, मजदूर, आदिवासी उसे सबक सिखा देते हैं। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चिरहरण कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने, भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। मेहनत से कड़ी की गई लोकतांत्रिक संस्थाओं को राजनीतिक सत्ता का हथियार से बर्बाद किया जा रहा है। यही नहीं, हमारे संविधान को बदलने का षड्यंत्र रचा रहा है। कांग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से बरआमदा है और तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। यानी सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के लालच में देश को कहां पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज माइनॉरिटी के लिए जिस तरीके से धर्म के आधार पर आरक्षण की बात हो रही है और जो 50% से अधिक आरक्षण की बात है, वो किसके लिए आरक्षण करने की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करना पड़ेगा। तो आपने प्रतिक्रियाएं सुनी और लगातार हम इंडिया गठबंधन का जिक्र करें या एनडीए का जिक्र करें, दोनों तरफ से लगातार वार पलटवार का दौर भी इस बीच जारी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, क्या रणनीति और कैसी रणनीति है बीजेपी की और इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति है सत्ता पर काबिज होने की। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। संदीप दुबे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और अभिषेक वाजपेयी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। आपसे थोड़ी देर में अमिताभ कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले संदीप जी आपका ही रुख करेंगे। 400 पार का ये नारा लगातार दिया जा रहा है और कटाक्ष भी किए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन पर। कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से जोड़ दिया गया, तुष्टीकरण की राजनीति पर तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं।
लेकिन 400 पार का जो नारा है, ये कहां से आप लाएंगे 67 सीटें अधिक 370, क्योंकि बीजेपी कह रही है, और 303 सीटें आप ऑलरेडी 2019 के चुनाव में लेकर के आए थे। दक्षिण में आपकी इतनी स्थिति मजबूत नजर नहीं आ रही है। उत्तर भारत का अगर हम जिक्र करते हैं तो उसमें भी आप कहां पर और कितनी सीटें गेन करने के आप रणनीति में हैं? देखिए, आप मुझे लगता है कि ये जितने भी राजनीतिक दल हैं और उस राजनीतिक दल में आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो राजनीतिक दल सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी, हमारे कथनी और करनी में अंतर नहीं है। और हमने देखिए 5 साल रह के, जो 10 साल की हमारी सरकार है, हमने 10 साल अपने संगठन को मजबूत किया। हमारा संगठन गांव से लेके बूथ लेवल पे है। हमारे पास पहली देश की ऐसी पार्टी है कि जिसका पूरे देश में हर बूथ पे अपना कार्य करता है। दूसरी बात जो हमने काम किया, देखिए हमने राम मंदिर ले लीजिए, सीए ले लीजिए, नई शिक्षा नीति ले लीजिए, 370 ले लीजिए, 3 तलाक ले लीजिए, जीएसटी ले लीजिए, डिमोनाइजेशन ले लीजिए, महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति ले लीजिए, महिलाओं को जहरीले धुएं से मुक्ति ले लीजिए, संसद में 33% महिलाओं को आरक्षण ले लीजिए, गरीबों के सिर पर छत जो यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिया, करोड़ों को नल से जोड़ा, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, दुनिया की 5वीं आर्थिक अर्थव्यवस्था, और जो हमने नारा दिया कि पूरा देश एक हो जाए, एक सूत्र में पिरो जाए, और एक भारत श्रेष्ठ भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री का नारा युवाओं को, महिलाओं को और देश के हर व्यक्ति को जोड़ने का काम किया है। इसीलिए आज देश में मोदी जी की गारंटी चल रही है। और मैं तो कह रहा हूं कि ये 400 पार नहीं, 450 प्लस सीटें आएंगी। और आप देखिए, आप चले जाइए देश में विपक्ष की क्या हाल है वो भी बता दूं। मैं आलोचना कभी कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का नहीं करता। आज बताइए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है देश को आगे बढ़ाने के लिए? क्या उन्होंने युवाओं के सामने, देश के सामने कोई ऐसी विषय रखी कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है? उनके पास कोई नीति है, कोई नियत है? अभी तक कोई नेता है, किसी भी पार्टी से पूछ लीजिए जो उनके पास है, पूछिए कौन प्रधानमंत्री होगा। केजरीवाल जी होंगे, राहुल गांधी जी होंगे, अखिलेश जी होंगे, मुलायम सिंह यादव जी होंगे, ममता बनर्जी जी होंगी, जो लोग भी हैं। तो ये देखिए, ये पूरी तरह से इस समय विपक्ष धाराशाही है। विपक्ष के पास न नीति है, न नेता है। और ठीक बात कही आज जेपी नड्डा जी ने, और जब वो बोल रहे थे तो इस विषय को सोचना चाहिए। कांग्रेस तो लग रही है कि जैसे मुस्लिम समुदाय की पार्टी बन के रह गई है, तब भी मुसलमान उसके साथ नहीं है। दिल्ली में मुसलमान नहीं, यूपी में वो मुसलमान उसके साथ नहीं, बिहार में मुसलमान उसके साथ नहीं, झारखंड में उसके साथ नहीं, पश्चिम बंगाल में उसके साथ नहीं। वो मुसलमानों के वोट बैंक की जो राजनीति कर रही है, और जिस तरह से उसने घोषणा पत्र बनाई है, इससे समझ में आता है कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं, आज कोई उसके साथ नहीं है। अच्छा, इसमें कहां पर मुस्लिम लीग आपको नजर आ रहा है, जरा ये भी स्पष्ट कर दीजिए, कहां पर आपको तुष्टिकरण? आप आरक्षण के विषय को देख लीजिए, जिस तरह से आरक्षण के विषय को कांग्रेस ने देश के सामने छुआ है, 50% से अधिक करेंगे। देखिए, जब विषय को समझने की जरूरत है, विषय में दृष्टिकोण है। कांग्रेस के विषय में कोई दृष्टिकोण नहीं है, कांग्रेस दृष्टिगत है ही नहीं। कांग्रेस महिलाओं से लेके और जितने भी उनके वचन पत्र जो इन्होंने बना के पूरे देश में बांट रहे हैं, वो सर्कुलेट कर रहे हैं। राहुल जी कहते हैं कि लोग उनसे मिलने आए, लोगों ने उनको कहा, ढेर सारे लोग थे, वो पता नहीं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से तो योगेश जी मिल ही नहीं पाते हैं, पता नहीं कहां से हजारों लाखों करोड़ों लोग राहुल गांधी जी के पास आ गए। तो ये कांग्रेस की खोखली वादे हैं, कांग्रेस की विचारधारा देश ने नकार दिया है। इसलिए स्वयं आत्मनिर्भर होकर थोड़ा सा चिंतन मनन कांग्रेस करे, खुद ही करे कि कहां कांग्रेस खड़ी है, किस जगह खड़ी है। मैं तो इतना ही कहूंगा, मैं कभी कांग्रेस की बुराई नहीं करता, और खासतौर से राहुल जी की। और भी चलिए, अमिताभ कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अमिताभ जी। रंजीत कुमार जी, ये तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है आपकी तरफ से, ये घोषणा पत्र मुस्लिम लीग से जोड़ दिया गया भारतीय जनता पार्टी, और ये कह रही है कि दरअसल ये आप जो आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं उसको स्पष्ट कीजिए ना, किसके लिए, कितने फीसदी, कैसे, क्या रणनीति बनाएंगे, उसकी आप रणनीति क्या तैयारी करके रखे हैं पहले से? योगेश जी, जब जब चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी धर्म का सहारा लेने लगती है, और उनको इसी तरह से कभी हिंदू कभी मुसलमान यही नजर आता है। वास्तविकता ये है कि 2014 में इन्होंने देश को कई सपने दिखाए थे, देश के समक्ष कई वादे किए थे। अब जनता पूछती है कि भाई हम आपके उन वादों का हुआ क्या? बेरोजगार युवकों को इन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी लेकर आएंगे। अब बेरोजगार पूछता है कि भाई 10 साल में तो 20 करोड़ रोजगार पैदा होना चाहिए था। आपने तो जो रोजगार के अवसर भी उत्पन्न किए, उसको पर्चा लीक करके आपने समाप्त कर दिया। और दूसरी बात कि अभी के समय में 45 साल का रिकॉर्ड इन्होंने बेरोजगारी में तोड़ दिया।
और अगर 23 वर्ष से 28 वर्ष के युवाओं की बात करें तो उसमें 83% युवा बेरोजगार है। तो बेरोजगार उनसे सवाल पूछता है, इनके पास कोई जवाब नहीं है कि भाई आपने रोजगार सृजित क्यों नहीं किया। और हद तो तब हो गई योगेश जी जब इन्होंने 30 लाख केंद्रीय पद खाली रख दिए। तो अब आप समझ लीजिए कि कुल मिला के 48 लाख तो टोटल लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या है रंजीत और जी, 30 लाख पद इन्होंने खाली छोड़े। आप ये दूसरी बात देखिए, आपका ये मुद्दा बहुत अच्छा है। मैं आपकी इस मुद्दे की हमेशा सराहना करता हूं, तारीफ करता हूं, लेकिन ये मुद्दा आपके नेता उठाते कहां हैं? आपके नेता तो केवल रैलियों में संबोधन के दौरान यही कहते हैं कि ईडी का दुरुपयोग कर दिया गया, आईटी का दुरुपयोग कर दिया गया, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष के नेताओं को जेल के अंदर डाला जा रहा है। मेन मुद्दा यह होता है। और इन सारे मुद्दों के बीच में एक आध बार कहीं जिक्र कर दिया गया कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहे। युवाओं को रोजगार, बेरोजगार, महंगाई जैसे मुद्दे तो प्रायोरिटी के तौर पर उठाए ही नहीं जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। अब बताइए कहां पर उठाए जा रहे हैं? योगेश जी, जब हमने 5 न्याय की बात की, 25 गारंटी की बात की, तो उसमें यही तो मुद्दे हैं। आपने देखा होगा कि 2014 में जब गैस सिलेंडर 400 रुपए कांग्रेस की सरकार में उपलब्ध हो रहा था, तब ये कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बाद में क्या क्या 1100 रुपए का गैस सिलेंडर ये बेचते रहे। वो महंगाई इनको नजर नहीं आई। 35 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल देने का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी 100 रुपए पेट्रोल और डीजल बेचती रही। तब इनको ये बात समझ नहीं आई कि इससे गरीब लोगों की कमर टूटती है। किसानों की बात करें तो इन्होंने एमएसपी गारंटी की बात की थी, लेकिन इनको एमएसपी गारंटी देने की बात तो दूर, किसान महीनों तक सड़कों पर पड़े रहे, इन्होंने उनकी सुध नहीं ली। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई और ये संवेदनहीन सरकार देखती रही। और जिस व्यक्ति के बेटे ने गरीब किसानों के ऊपर थार चलाया, बावजूद उसकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है, तो इसका मतलब किसान बीजेपी के साथ गया होगा ना, तभी तो सत्ता पर दोबारा वापस आई। मैं वही, देखिए योगेश जी, ये वस्तुतः इनका अहंकार है। ये जब भी 400 पार की भी बात करते हैं ना, तो आप ये समझिए कि इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। अब लोग इनसे पूछते हैं कि भाई आपके नेता तो दुनिया भर में फोटो खिंचवाते रहते हैं, मणिपुर महीनों तक जलता रहा, आपके नेता वहां क्यों नहीं गए? आपके नेता जो हमारी चैंपियन, अब देखिए फिर आप मणिपुर पर आ गए। मैं वही चीज कह रहा हूं कि विपक्ष कहीं भटकता नजर आ रहा है। ठीक है, आता हूं आपके पास सेकंड राउंड में। अभिषेक वाजपेयी जी, सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है और अभी हमारे साथ प्रोफेसर रंजीत जी बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। और जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर हुआ करती थी तो यही बीजेपी कहती थी 400 रुपए का गैस सिलेंडर मिलता था वो महंगा लगता था, आलू तेल के सबके जो दाम थे वो महंगे लगते थे, पेट्रोल महंगा लगता था, डीजल महंगा लगता था, लेकिन आज इन्हें महंगा नहीं लग रहा। ठीक है, आपकी बात में दम है, लेकिन हमारा सवाल आपसे भी वही है। आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, राजधानी लखनऊ का आपने हश्र देखा होगा। जब विपक्ष में बीजेपी हुआ करती थी, विधानसभा का जो मार्ग है वो उसको जाम कर दिया जाता था और सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से, प्रशासनिक अमले की तरफ से लाठियां बरसाई जाती थी। भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरती थी ना। आप बताइए ना, आप कहां पर इन मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरे हैं? आप तो केवल कह रहे हैं कि साहब हमको तो सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। आप जनता के मुद्दे नहीं, अपने मुद्दे उठा रहे हैं, जनता के बीच में रख रहे हैं। अभिषेक जी, चलिए अभिषेक जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, आएंगे। अमिताभ जी, आपसे समझना चाहेंगे 400 पार का ये जो नारा दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये महज और महज एक सिगुफा है? ये केवल विपक्ष को हताश और निराश करने के लिए है, या फिर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के इस नारे में थोड़ा बहुत आपको दम नजर आ रहा है? क्योंकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करते हैं तो दक्षिण में हालात कैसी है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और उत्तर की बात करें तो 320 सीटें में 233 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई थी। इस बार कैसे वो गेन करेगी बाकी सीटें और कहां से गेन करेगी, आपको कुछ समझ में आ रहा है? सबसे बड़ा कारण तो यही है कि विपक्ष की जो अकर्मण्यता है और विपक्ष के आपसी झगड़े हैं, कांग्रेस की लगातार की जा रही गलतियां हैं, उसने ही मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस उनको दिया है कि इस बार जो है ये 400 पार का नारा दे सके। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये समझनी, क्योंकि विपक्ष फाइट देता नहीं नजर आ रहा। अभी इन फाइटिंग चीज लगा हुआ है, आपस में ही लड़ रहा है। कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे चांस थे
जब विपक्ष का गठबंधन बनना शुरू हुआ था, बहुत मेहनत कर रहे थे बीजेपी, और जो आदमी मेहनत कर रहा था, सबको एक सूत्र में बांधने की कोशिश कर रहा था, उसी को खो दिया कांग्रेस ने। निराश हो गए और आज वो चले गए हैं एनडीए गठबंधन के साथ। इस लिहाज से इनका नारा जो है वो कोई गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए हम तथ्यों को देख रहे हैं ना, तथ्यों और अनुभव 30-35 साल से कवरेज कर रहे हैं, तो जमीन पे जो हो रहा है वो हमें नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि विपक्ष जो है वो कहीं भी टक्कर देता नहीं नजर आ रहा है, बहुत मुश्किल है। आप कह रहे हैं जो बातें, अब अभी देखिए जो ताजा अभी जो खबरें आ रही हैं साउथ में मैंने पहले भी कहा था, मुझे एकदम 40 से 50 सीटें नजर आ रही और अब एकदम कल की खबरें जो आ रही हैं, कुछ लोग जो जा रहे हैं, जो रिपोर्टर वहां से बता रहे हैं, सर्वे में देख रहे हैं। अभी मैं देख रहा था तेलंगाना में बातचीत देख रहा था, मेडक वगैरह इलाकों की, एकदम मतलब लगातार लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट देंगे। खास करके राष्ट्रीय मसलों को लेकर के वो बहुत खुश हैं। गांव के लोग वो कह रहे हैं कि हाँ, वो मोदी जी ने जो नीतियां लागू की थी किसानों के लिए, गरीबों के लिए, वो हमारे पास आई हैं और देश का नाम दुनिया में रोशन हो रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी जी ही वापस आए। अब सोचिए तेलंगाना और तमिलनाडु, इन दोनों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद की जा रही है। जैसा पहले होता था वैसा नहीं होगा कि 0, 1, 2 पे रहेंगे। इस बार माना जा रहा है कि 10 से ज्यादा सीटें आ सकती हैं। उधर बंगाल और उड़ीसा दोनों जगह बीजेपी की जो बातचीत हो रही है लोगों से और जो खबरें आ रही हैं, वो बता रहा है कि वहां भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़ रही है। जब उन इलाकों में भी आगे बढ़ रही है, साउथ में भी आगे बढ़ रही है, तो हम देख चुके हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का दबदबा है, कैसे राजस्थान में है, कैसे मध्य प्रदेश में है, कैसे छत्तीसगढ़ में है और बिहार में भी कैसा रिजल्ट चल रहा है। तो इन सब चीजों को अगर आप देखेंगे तो महसूस करेंगे कि हाँ, जो दावा किया जा रहा है वो गलत नहीं है। इससे उनको शक्ति भी मिल रही है। इससे जो विपक्ष जो है इससे निराशा हो रही होगी, लेकिन वो एकजुट होकर प्रयास करता नहीं नजर आ रहा। अब सर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये 3 राज्यों का भी आपने जिक्र किया। 65 सीटें हैं इन 3 राज्यों में और तीनों राज्यों में 65 सीटों में 61 सीट ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। 4 सीटें बचती हैं। अब क्या 61 से भी बेहतर कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? सोपड़ा हिसाब कर देगी क्या विपक्ष का? और ये जाहिर तौर पर है, इस बात को आप भी नकार नहीं सकते हैं कि 2018 के जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब कोई ये नहीं कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली थी इन राज्यों में, लेकिन कोई ये बात नहीं कह रहा था कि लोकसभा के चुनाव में यही हालात होगी बीजेपी की। और उसके पीछे और जाइए तो सर 2003 के विधानसभा चुनाव में, तो 2003 के विधानसभा में जो स्थिति बनी थी और कुछ ही महीनों बाद 2004 में लोकसभा के चुनाव हो गए, बिल्कुल अपोजिट स्थिति देखने को हम लोगों को मिली थी। तो हम ये कैसे अनुमान अभी से कह दें कि नहीं ठीक है, जो चीजें हैं 61, 65 का 65 चोपड़ा साफ हो जाएगा? देखिए, अनुमान हम नहीं लगा रहे होते, अब भविष्य आंक रहे होते हैं। जब लोगों से बातचीत होती है ना, अलग अलग सेक्टर में बातचीत हो रही होती है लोगों से, और लोग जो होते हैं किन योजनाओं के प्रति संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं, किसके प्रति गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, उससे ही अनुमान लग जाता है कि वो किसके पक्ष में जाने वाले हैं। हमें सीधा पूछने की भी जरूरत नहीं होती है कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, कांग्रेस के लोग, उसकी जरूरत नहीं होती है। आप सहज लोगों से बातचीत करिए, जो परिस्थितियां हैं, जो योजनाएं हैं, उसमें आपको समझ में आने लगेगा कि कौन किसके पक्ष में ज्यादा जा रहा है। तो इसी से अनुमान जिसको आप कह रहे हैं, तो संभावना है, उसी में हम देखते हैं कि अच्छा, तो इस पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उनको लेकर लोगों में उत्साह दिख रहा है। लोग उसको कह रहे हैं कि हाँ, ये अच्छा किया। अभी जो देश की प्रतिष्ठा को लेकर जो सबसे ज्यादा लोगों के अंदर उत्साह दिख रहा है, और हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारा मतदाता मूर्ख नहीं है, वो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का फर्क जानता है। आप देखिए, विधानसभा चुनाव में दूसरी पार्टी को सपोर्ट मिलता है और लोकसभा चुनाव में किसी और पार्टी को सपोर्ट मिलता है। तो ये बताता है कि परिपक्व है हमारा 18 और 3 का मैंने उसी बात का जिक्र किया कि अगर 18 में 3 में विपरीत स्थिति और 4 में देखने को मिली और 18 में अब भारतीय जनता पार्टी की बेहतर स्थिति रही, तो 19 में किस तरीके की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बेहतर रही और 18 में नहीं रही। तो अगर अब 23 में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया इन विधानसभा चुनावों में, तो कांग्रेस तो और भी मजबूती के साथ, और फिर अगर वोट बैंक का भी हम देखें शेयर इन राज्यों में, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है बीजेपी से। 1-2% आगे पीछे, उसका भी मैं आंकड़ा भी रखूंगा। एक कमेंट ले लेता हूं अभिषेक जी का। अभिषेक जी,
प्रोफेसर रंजीत कुमार जी कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है और हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हम भी कहते हैं मुद्दा बड़ा है, जनता के बीच में इस मुद्दे को आप लोग उठाएंगे तो मुझे लगता है कि कुछ इसके सार्थक नतीजे भी आपको देखने को मिलेंगे, आपके पक्ष में जाते नजर आएंगे। लेकिन आप लोग उठा कहां रहे हैं? आप लोग तो जांच एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। सर आता हूं, सर एक कमेंट ले लूं आपसे जी का, उसके बाद आता हूं। आप लोग तो अपने मुद्दे उठा रहे हैं, जांच एजेंसियां गलत काम कर रही हैं, दुरुपयोग कराया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, आपके नेताओं को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। आप महंगाई और बेरोजगारी, जनता के जो मुद्दे हैं उनको कहां उठा रहे हैं? आप तो अपने मुद्दे उठा रहे हैं। धन्यवाद योगेश भाई जी, आपकी बातों को मैंने सुना और संदीप भाई की बातों को सुना और आदरणीय अमिताभ जी की बातों को सुना जी, ठीक है, क्योंकि सुना, लेकिन जब मेरा टर्न आया तो बाय मिस्टेक आवाज चली गई थी नेटवर्क की। क्योंकि जब बात अभी हमारे संदीप भाई ने कही तो उसमें मोदी जी की गारंटी, क्योंकि जब उन्होंने बात लेकर के चले आए थे तो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि बहुत सारे उन्होंने अपने कामों को गिनाने चाहा, लेकिन जब उसमें फेल होने लगे तो उसमें मुझे कुछ चीज़ें याद आ गई। तो मैंने कहा संदीप भाई को रेखांकित करके उनको याद दिला दूं कि जब देश के ऊपर 70 सालों में 57 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, तो देश के ऊपर आज की डेट में 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। चंदा दो धंधा लो बाकायदा आपने चालू की, एक नई प्रथा आपने चालू की, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का आपने देखा ही किस हिसाब से, बाकायदा इवन वैक्सीन के लिए पहले चंदा दिया गया, उसके बाद वैक्सीन लगाने की परमिशन दी गई। ये उस बीच भी पेपरों में बहुत चर्चित हुआ था। उसके बाद जब इन्होंने बात की तो कुछ चीजें वो बताना भूल गए, तो मैंने क्या सोचा मैं ही बता दूं। 2017 उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के 2024 तक में कितने पेपर लीक हुए हैं और कितने पेपर रद्द हुए, मेरे भाई को ये भी बताना चाहिए था। भारत में पहली बार हुआ कि महिलाओं को नग्न घुमाया गया, मैं किसी एक जगह का नाम नहीं लूंगा, महिलाओं को नग्न घुमाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी के राज में ही हुआ। 12,000 करोड़ रुपए का भी उत्तर प्रदेश में घोटाला हुआ, जहां पे 1 रुपए की पर्ची का आप खर्चे की पर्ची तक आप ना दे पाए। होमियो 4,727 करोड़ रुपए का जो घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने होम्योपैथिक स्कॉलर्स में किया, उसके बारे में शायद वो गलती से बताना भूल गए। और साथ में वो भी बताना भूल गए जो भविष्य निधि फंड का जो 4,335 करोड़ रुपए का जो था वो भी बताना भूल गए। बड़े फक्र के साथ कह रहे थे, तो मुझे बड़ा फक्र हुआ क्योंकि उनके बोलने से जब उन्होंने बात कही तो मुझे एक बात और याद आ गई कि हमारी आपकी कई सारी चीजों के लिए बोलने लगे। अभी वंदे भारत चली थी, पेपर में बड़ी हेडलाइन में आया 2.5 गुना से ऊपर खर्चा सिर्फ हो रहा है, आमदनी तो है ही नहीं। उस तरीके से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब मेट्रो चलाई ना, तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चलाया कि किस तरीके से क्या करना है। लेकिन ये तो वहां पे भी काम कर रहे हैं जहां पे पता ही है कि आमदनी होनी ही नहीं है, सिर्फ खर्चा होना है। अभी इन्होंने बात कही तो मुझे याद आ गया एक चीज और कि अभी एक रामेश्वर में एक कैफे था, वहां पे लंबा बम फूटा है, वहां पे किसका कार्यकर्ता गिरफ्तार हुआ है। और साथ में कोई ये भी पता था कि अभी जो ताजा कल के दिन में 4.5 करोड़ रुपए जो पकड़ाए हैं वो किसकी पार्टी के थे, उसके बारे में बताना चाहिए। अब मैं आता हूं कि आदरणीय अमिताभ जी पे, क्योंकि मैं देर से जुड़ा, कनेक्ट हुआ तो कुछ चीजें ही सुन पाया। आदरणीय अमिताभ जी ने जब बात करना चालू किया तो मैंने उनकी बात तो इतनी सुनी कि बीजेपी की जो बातचीत है उसमें सुना मैंने। देखिए हम जब जैसे आप, क्योंकि इतने बड़े पत्रकार हैं, आप बहुत सारी चीजें सुनते हैं, जनता के बीच हम भी जाते हैं, हम भी बहुत सारी चीजें सुनते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हम अपनी बातों को ले रहे हैं कि किसकी बातों को ले रहे हैं। पर हमारे जैसे आप मैं आपको बहुत मानता हूं, अनुसरण भी करता हूं, बहुत सारे पत्रकार भाई हमारे जिनसे बात होती है, हर कोई हर फैक्टर्स को बताता है, कहीं पे कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कहीं पे कुछ निगेटिव्स होते हैं। हम हर एक मुद्दों पर बात करते हैं। अभी आपने कहा, एक शब्द का उपयोग किया आपने योगेश भाई की विपक्ष नहीं बता रहा है, विपक्ष में जितने भी लोग हैं सब बता रहे हैं। डिपेंड करता अच्छा, है। अभिषेक भाई बिल्कुल दिल से बताइएगा, आप एक सेकंड के लिए भूल जाइए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप एक लेमैन की तरह बताइए। मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैं समाजवादी का कार्यकर्ता हूं, मैं प्रवक्ता हूं, तो मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता। एक लेमैन की तरह, ठीक है, एक लेमैन की तरह, आप एक साधारण व्यक्ति की तरह आप बताइए जितने मुद्दे आप गिनाए। हाँ, इसमें मैं मानता हूं
चंदा का जो मुद्दा है वो जनता के बीच में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। बाकी जितने आपने वंदे भारत गिनाए, अन्य जितने मुद्दे बनाए बताए, आप बता दीजिए किसी चौक चौराहे, किसी पान की दुकान पे या किसी चाय की दुकान पर आप बैठे थे हो, आम जनता इसका जिक्र करती हो। चुनौती के साथ सुन लीजिए, चुनौती के साथ 2017 से लेकर के 2024 में जो पेपर लीक हुए हैं ना, वो बहुत बड़ा मुद्दा का काम कर रहा है। रोजगार के जो मुद्दे हैं ना, क्योंकि हमारे कांग्रेस के मित्र ने इस बात को बोल दिया था, इसलिए मैंने उसको लिया नहीं था। कई सारे मुद्दे उन्होंने बोले, लेकिन मैंने उनको उसको लिया नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बताया। ठीक है, उन मुद्दों पे बाकायदा जोर शोर से चर्चा चल रही है। अभी आप जब चंदे की बात कर रहे थे ना, मुद्दे आपको लग रहा है कि जनता के बीच नहीं है। हम सारे मुद्दों अरे हम जनता के बीच में रहते हैं अभिषेक जी, हमारी टीम जनता के बीच में रहती है, ऐसा नहीं है। हम भी केवल स्टूडियो में नहीं बैठते हैं। मैंने आपकी टीम को कहीं नहीं कहा, मैंने इसलिए सवाल ये है, मेरा सवाल ये है, देखिए मेरा सवाल जब आपसे संपर्क टूटा तब भी मेरा सवाल यही था। आप लखनऊ की स्थिति को आपने देखा है, आपने कहा प्रोफेसर रंजीत कुमार जी ने सवाल उठाया, आप सुनिए ना सवाल उठाया। एक उदाहरण मुझे दे दीजिए, एक उदाहरण आप दे दीजिएगा, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। एक उदाहरण दे दीजिएगा, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी। महंगाई के मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने विधानसभा के जो रास्ता था, जो मार्ग था, उसका घेराव कर दिया जाता था। पूरा शहर डोल जाता था एक मार्ग रोकने से, और उन पर लाठियां बरसाई जाती थी, उन पर पानी की बौछारें छोड़ी जाती थी। वो जनता के मुद्दों को लेकर के सड़कों पर बैठते थे ना। आप बताइए, आप कितने दिन बैठे हैं? वाह योगेश भाई वाह, ये तो आपने गजब काम कर दिया। मैं आपको याद दिला दूं कि जब 68,000 वाली और 6700 वाली जब भर्ती थी ना, बाकायदा समाजवादी पार्टी ने इसका मुद्दा उठाया था। वहां पे लोग आकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिले थे और उस पर हमने बात की थी। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात आपको याद है तो मैं स्वयं बता रहा हूं, सीना चौड़ा करके बता रहा हूं, बुंदेलखंड में मैं खुद गया था। जिस पीड़ित व्यक्ति, जिस महिला का रेप हुआ था, उसके घर वाले गए थे, बाकायदा FIR तक दर्ज हुई थी। मैं खुद गया था, और मैं बता दूं आपको कि ललितपुर की घटना थी। ठीक है, मैं खुद गया था वहां पे, और उसका पीड़ित परिवार आकर के फांसी में बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे। मैं स्वयं गया था। मैं आपके समाजवादी होने पर, मैं आपकी मेहनत पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। आप या तो मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आपने सरकार को, सड़क पे कौन जाएगा? सड़क पे कार्यकर्ता ही तो जाएगा। हाँ ठीक है, फोटो सेशन और जाकर के मिलके आने में और आंदोलन में बड़ा फर्क होता है। अभिषेक जी, आप जानते हैं, आप तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, आंदोलन में बड़ा फर्क होता है। और फोटो सेशन में जाकर के या सांत्वना करके किसी से किसी का दुख दर्द बांटना, ये बात अलग होती है। आंदोलन खड़ा कर देना और सरकार को घुटनों पर ला देना, ये बात अलग होती है। आंदोलन बनता है, आप छोटी चीजों से ये आंदोलन बनता है। आप बताइए ना। मुझे लगता है योगेश भाई, आपको तो ये बात कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जन्म ही आंदोलन से हुआ है। सारी पार्टियों का तो जन्म आंदोलन से होता है, किसका नहीं होता? कौन कहेगा कि नहीं आंदोलन से हुआ है? बताइए, कौन? कांग्रेस का उसका जन्म आंदोलन से हुआ है, आम आदमी पार्टी का उसका आंदोलन से हुआ है, आपका हुआ है उसका भी आंदोलन से। कौन सी पार्टी कहेगी कि हमारा जन्म आंदोलन से नहीं हुआ है? बहरहाल ठीक है। संदीप दुबे जी, इतने बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तमाम सारे। अच्छा माफ कीजिएगा संदीप जी, आपके पास आता हूं। अमिताभ जी कुछ कहना चाह रहे थे, कोई काउंटर थे शायद। अमिताभ जी। ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप जब जनता के बीच जाते हैं ना, आप केवल कार्यकर्ताओं की बातों को सुनकर खुश हो रहे हैं, और यहाँ पे ज्यादा बोलने से थोड़ी वोट में कन्वर्ट होने वाला है। आप अपनी कार्यकर्ताओं को केवल सुन के खुश हो लेंगे तो उससे चीजें बदलेंगी नहीं। आम जनता के बीच क्या स्थितियां हैं, आम जनता क्या कह रही है, उसको सुनना जरूरी है। और आपकी जो व्यवस्था है, आप देखिए अभी तक आप लोग स्थिर नहीं हो पाए हैं। समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार भी हैं वो भी अभी तक बदले जा रहे हैं। इन सब चीजों से आप समझिए कि क्या परिस्थितियां हैं आपकी। और देश की स्थिति की बात आप कर रहे हैं। देश की स्थिति में आप जैसे महंगाई और बेरोजगारी की बात उठा रहे हैं, मैं हमेशा कह रहा हूं कि आप 80-90 के दशक की राजनीति में मत उलझे रहिए। देश की राजनीति बदल गई है, डिफरेंट ढंग से लोग चीजों को देख रहे हैं, और आप लोग उसमें करेक्शन करने को तैयार नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप आम लोगों को जगह नहीं पा रहे इसको लेकर के। आदरणीय अमिताभ जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये एक छोटा सा वीडियो है, बाकायदा सोशल मीडिया पे पूर्व जिला अध्यक्ष है, महिला है, बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की है। ये बहुत ही तेजी से वायरल भी हो रहा है। जो पार्टी महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकती है, उसके लिए आप इस तरीके से बातें कर सकते हैं, तो कौन सी बातें? आपकी असलियत तो यही सब इसी में सामने आ गई। तो मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं। वो चीख चीख करके कह रही है कि जब मेरे सुरक्षा की बात नहीं तो मैं किसी दूसरे की बात क्या कर सकती हूं।
नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, मैं आपने अभी जो आपको बात बता कही, दूं। मैं आपकी बात से अब आप- सहमत हूँ। नहीं, सुन तो आप लीजिए। सुन देखिए, लीजिए, आप आपने सुन कहा लीजिए। तो आदरणीय आपने कहा तो मैंने सुना, तो मेरी जिम्मेदारी बनती कि मैं भी कहूं, तो आप पहले एक बार उस पर गौर कीजिए जी। जब कार्यकर्ता और जनता के बीच जब बात करते हैं, मैं दूसरों को तो नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जब स्वयं जाता हूं तो मैं सबसे पहले कार्यकर्ता की जगह पे जनता जनार्दन के साथ बात वार्ता करता हूं। ठीक है, कार्यकर्ता अलग मोटिव रहते हैं और जनता के बीच में जाना अलग है, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट 3 तरीके से कॉन्सेप्ट में रहते हैं, उन्हीं पैटर्न्स पे मैं काम करता हूं। और बिहारी जी की कृपा है इतनी कि जिन जगहों पे मैं गया हूं उन जगह पे हम सीटें कवर करके लेकर के आए हैं। मैं बहुत बड़ा कार्यकर्ता तो नहीं, छोटा सा कार्यकर्ता उन्हीं चीजों को लेकर के चलता हूं, क्योंकि जनता के बीच मुद्दों की बात अब करता मैं हूं। बोल लूं, हाँ अब बिल्कुल बोल बोलिए, लूं मैं मैं। उसी पे काउंटर अब करूंगा। मैं बोलूं, तथ्यों की बात आप करते हैं ना। देखिए, किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं है कि अपराधी नहीं बैठे हैं और गलतियां नहीं हो रही हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। और बलात्कार और महिलाओं के सम्मान के मामले में सपा का भी जो नाम है वो भी आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमें अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं चुनावों की, तो चुनावों में क्या स्थिति है, हम विषय पर रहे ना। अभी जनता बिल्कुल। जो है मैं- आपकी, आप जो कह रहे हैं, जनता जो कह रही है, जनता के निगाहों में जो चीजें हैं हम उनको लेकर चर्चा कर रहे हैं। आप एक घटना जनता को की लेकर निगाहों बातचीत में कर जो रहे हैं फैक्ट्स है ना, आदरणीय भाई। आदरणीय आप जो बात कह रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जनता, देखिए प्रधानमंत्री जी ने जनता को ठगने का काम किया। प्रधानमंत्री जी एक तरफ मंच से कहते हैं कि सभी भ्रष्टाचारियों पे हम काम करेंगे, उनको जेल के अंदर करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि बताना चाहिए, उनको बताना चाहिए था कि सब लोग कहां चले गए आज की डेट में। 64,000 करोड़ रुपए का जिसने घोटाला किया वो कहां चला गया आखिर, उसके बारे में जवाब नहीं दे पाए। ठीक, जमीन घोटाला ठीक है, आपका वही सवाल है कि जो हाँ वही सवाल है। जिन मैं जिन बोलूं, लोगों के अब ऊपर आप- आरोप अब लगाए आप- आपने, आज की डेट में आप उनके साथ बैठ करके घटक दल बन करके बैठ गए। अभी आपने कुछ देर पहले जनता जनार्दन की बात कही थी, तो जनता जनार्दन में आपको याद दिला दूं कि हमारे संदीप भाई भी इस बात को जानते हैं, रंजीत भाई भी इस बात को जानते हैं, जब मध्य प्रदेश में जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया था, प्यार दिया था कांग्रेस पार्टी को, तो चलिए ठीक है, काल में लोगों आते हैं की मध्य बलि प्रदेश का, चढ़ा आपने जिक्र करके कर लेते हैं, उस उन्होंने पर वहां बात कर पर लेते हैं। सरकार बनानी चाहिए। अब ठीक है, आप क्यों बनानी आपकी चाहिए? अब रोकेंगे, बात अब पूरी हो रोकेंगे। तो हमारी सुन लीजिए। अभिषेक जी मध्य अब प्रदेश में रोकेंगे, किसका अब mandate रोकेंगे, और भी मेहमान हमारे साथ मध्य जुड़े हुए प्रदेश में हैं। किसका ठीक है, mandate ठीक है, था? रोकेंगे, अब आपको रोकेंगे ठीक है, आपको। अमिताभ जी, आप अभिषेक जी मैं आपका सम्मान करता वाजपेयी हूं, आप जी, कुछ भी कह सकते आप हैं, कोई रुकिए, दिक्कत अब नहीं आप है। रुकिए। आप स्वतंत्र और निरपेक्ष लोगों की बातें नहीं सुन करके अपनी पार्टी का आप नुकसान कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जनता मैं- के बीच क्या चर्चा है, उस पर काम नहीं करके आपको लगता है कि टीवी पर बोलने से आपके वोट बढ़ जाएंगे, तो ये बहुत ठीक है। बड़ी गलती है। और 4 जून जो है वो काफी महंगा पड़ने वाला है, रंजीत जी आता हूं क्योंकि आपके आप पास। अमिताभ जी, लोग ठीक है, नहीं ठीक है, अब अमिताभ दोनों जी, लोगों को एक रोकेंगे, आखिरी दोनों चीज लोगों को और रोकेंगे। एक वाजपेयी जी, आखिरी चीज और वाजपेयी जी आप भी अभी रुकिए, आपको बता वाजपेयी जी आप भी ये रुकिए, जो पार्टी है ना, बस बस अब रुकिए, अब रुकिए, आ रहे हैं, सेकंड राउंड में आ रहे हैं, अगले राउंड में आ रहे हैं, हम और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं, और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। और भारतीय भी जनता पार्टी का जो नैरेटिव संदीप जी को सेंटर है लाइए ना, स्क्रीन में, वो संदीप जी को लाइए, मीडिया के संदीप जी माध्यम को। से ही बनता है। आप ताल ठोक करके कह दीजिए अमिताभ जी मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं, नहीं। कह दीजिए चैनल के माध्यम से 205 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा हो गया है वो एडवर्टीजमेंट करके बता दे कहां पे खर्चा हुआ है। ठीक है, ठीक है, आते हैं, जब उस पर बता आते हैं। दीजिए ना, संदीप जी को स्क्रीन पर लाइए जो अभी। चंदा लो धंधा लो, आप जिस कर्ज की बात कर रहे हैं, आपको मैं बता बताना दूं, चाहिए उनको। आपको मैं बता दूं कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज 620 अरब रिकॉर्ड पे चला गया है। पहले और कितना क्या था? कमाई हो रही है, जीएसटी रिकॉर्ड कमाई हो रही है, जीएसटी रिकॉर्ड वसूली हो रही है। ये बताता है कि देश की इकोनॉमी GST किस का दिशा में जा प्रपोजल रही लाने है। वाली कौन सी पार्टी थी? आम GST का जनता देख प्रपोजल रही है लाने ना। वाली कौन सी पार्टी थी, बताइए ना। नहीं, लगातार आधार मत को बोलिए, लाने वाली अभी कौन सुन सी लीजिए। पार्टी अब थी? बस मैं आपको यही बता दूं, अंतर आपने समस्या और बता दी, अंतर मैं की निराकरण दिक्कत कर दूं ही आती है। आपका। अब दोनों लोगों को रखेंगे, समय का आपका निराकरण कर दूं। आपका देश के अंतर और ऊपर दिक्कत कर्ज ही नहीं है, क्योंकि आप क्योंकि सुनना नहीं 620 चाहते। अरब रिकॉर्ड अगर स्तर पे आपको हमारा बैठ करके फॉरेन कोई बात एक्सचेंज है। करनी तो कोई काम ही खत्म हो आप लोगों जाता को है। मूर्ख नहीं बना पा रहे हैं, आपकी कोशिश है लोगों को मूर्ख बनाए, आप नहीं बना पाएंगे। चलिए ठीक है, अमिताभ जी आप क्योंकि रोकेंगे, आपको रोकेंगे फिलहाल। वो अमिताभ जी समय कम आप है, कुछ भी वाजपेयी कहेंगे जी, तो लोग संदीप जी सब को कुछ स्क्रीन जानते पर लाइए, हैं। केवल संदीप जी को बोल रहा हूँ, स्क्रीन पर लाइए केवल संदीप जी को। संदीप जी, सवाल ये उठ रहा है, ठीक है, जो मुद्दे हैं तमाम तरीके के मुद्दे रखे जा रहे हैं और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी यहाँ जिक्र किया गया। सवाल यहाँ पर ये उठता है, अगर हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनावों के, विधानसभा चुनावों का आंकड़ा देखें तो उसमें ठीक है आपकी जीत हुई है, निसंदेह तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई है। लेकिन अगर वोटों का हम जिक्र करें तो आपको 4,81,33,463 वोट मिले हैं और कांग्रेस को 4,90,77,907 वोट मिले हैं। मतलब कांग्रेस को वोट मिले हैं ज्यादा, वो तेलंगाना से कवर किए गए हैं। और अगर वोट
परसेंटेज का हम जिक्र कर लेते तो वो भी जरा नजर दौड़ा लें। राजस्थान में आपको मिले हैं 41.7%, कांग्रेस को मिले हैं 39.6%, केवल 2% का अंतर। छत्तीसगढ़ में 4% का अंतर है, बीजेपी के पास 46.3%, कांग्रेस के पास 42.2%। मध्य प्रदेश में 8% का अंतर हुआ, थोड़ा सा यहां पर ज्यादा नजर आ रहा है, 48.6% को भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को 40% वोट मिले हैं, यहां पर थोड़ा सा अंतर बढ़ा है। तेलंगाना में क्योंकि 39.4% कांग्रेस को और 13 ये यहां पर कवर किया गया। अब इनको अगर हम नजर डालते हैं जरा सीटों पर, इसी वोट बैंक को अगर हम लोकसभा पे कन्वर्ट कर दें, जितना वोट कांग्रेस को विधानसभा के चुनावों में मिले हैं, यदि इतने ही वोट लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस बरकरार रख ले जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें राजस्थान में बन रही हैं, कांग्रेस के खाते में 11 सीटें आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 8 सीटें मिल रही, कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 25 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें मिल रही हैं, और तेलंगाना में कांग्रेस को 9 सीटें, बीजेपी शून्य पर जाती नजर आ रही है। अगर इसी वोट बैंक का हम आधार बनाते हैं 24 में तो बहुत मुश्किल है सभी को खुश रखना, चिराग जलाते ही अंधेरे रूठ जाते हैं। विपक्ष को, कांग्रेस को भी अभी वक्त मिला, समाजवादी पार्टी के बड़े भाई को भी वक्त मिला, उन लोगों ने हमारी बुराई में अपना समय निकाल दिया। मैं एक विषय रखता हूं, आप दिल्ली का ही ले लीजिए। दिल्ली में अरविंद भाई की हमेशा विधानसभा में जीत हो जाती है, एमसीडी भी अभी जीते, उनके पास कर्मठ कार्यकर्ता है। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है तो देश के परिदृश्य में जब चुनाव होता है तो देश एक सशक्त राजनेता चाहता है जो विश्व के पटल पे भारत का नेतृत्व कर पाए। आप बताइए कांग्रेस के पास कौन सी नीति का नेता है, या समाजवादी पार्टी में अभी मेरे मित्र बैठे हुए हैं, वो बता दें कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री मानने को तैयार है कि नहीं। मैं 2-3 विषय कह के अपनी बात कहता हूं कि लोकसभा के चुनाव में मोदी जी की गारंटी चल रही, क्यों चल रही है? आप पूछिए कांग्रेस और सपा के मेरे साथी से कि क्या भारत 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया का बना कि नहीं? क्या भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार थी एनडीए की, क्या हमने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई है कि नहीं? उनसे पूछिए, वो फसलों की, किसानों की बात कर रहे थे, क्या हमने एमएसपी पे फसलों की खरीद की नहीं? वो दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, हमने क्या दलित राष्ट्रपति और आदिवासी राष्ट्रपति बनाया कि नहीं? अगर राजनीतिक का स्तर इतना ही अच्छा वाजपेयी जी, ठीक है। अच्छा तो एक बात बता दीजिए, चुनाव पे ठीक है, हमने मान लिया, हालांकि ये मुद्दा आता हूं भविष्य देखिए, भविष्य भारत यशस्वी प्रधानमंत्री में देख रहे हैं। हम एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं। हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया, हमने स्वदेशी जो ब्रिटिश एनजीओज थे उन पे नकेल कसी, एफसीआरए, मजबूत, देश विरोधी जितने एनजीओज हैं आज गायब हैं, नक्सलियों पे भी नकेल कसी। ये छोटी मोटी बात नहीं है। स्वदेशी, हमने जो स्वदेशी कार्य थे जितने, हमने बढ़ावा दिया, अंतरिक्ष पर कब्जा किया। किसी को पता है चंद्रयान पर जो चंद्रयान था चंद्रमा पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? इनसे पूछिए पहुंचा कि नहीं? रंजीत जी बता दे रहे हैं। झूठ का फरेब है। इन्होंने 3 विषय उठाए, मैं बता रहा हूं। ये कहते हैं 2 करोड़ दिया कि नहीं, मैं कह रहा हूं 5 करोड़ रोजगार हमने साल में दिया है। दूसरा, ये कह रहे हैं कहां से दिया, इतने पद खाली। अरे 1991 में जब याराना पूंजीवाद तुम ले आए थे तो देश में सिर्फ तुम सरकारी नौकरी को ही गिनते हो, और वो पद सारे, हर मिनिस्ट्री में बच्चे नए काम कर रहे हैं तो नए बच्चों को अवसर नहीं देना है, नए बच्चों के अवसर को तुम काउंट नहीं करते हो। हर राज्य में आप बताइए, मैं कह रहा हूं इनसे, ये मैं जवाब दूंगा। इनसे पूछिए कि रेल गेटों पे, रंजीत भाई आपके सहयोगी बैठे हुए हैं, वाजपेयी जी, जहां पे लोग खड़े होते थे, रंजीत जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, लोग चले जाते थे, क्या हमने मुक्त मानव आपके सहयोगी हैं? आज रोड जो है 26 लिस्ट है, मैं जवाब देने को अरे तैयार बैठा हूं। अरे आपके भाई बैठे हुए हैं, उनके पास भी पूरी लिस्ट होगी। विकास की जो बेयार बह आप रही लोग है, तो एक दूसरे से साझा करते होंगे ना लिस्ट के नाम पे मोदी जी पे विश्वास है पूरे भारत को। अब ये लोग क्या है, अभी इनको दे दीजिए, बुराई करना शुरू कर देंगे। चलिए जवाब दीजिए रंजीत जी। ऐसा हो जाएगा, एक आदमी कह रहा है उसके साथ गलत हो गया। अरे ये देश बड़ा है, जीडीपी के साथ गलत 2023 के अकॉर्डिंग भारत बगल में 30वें नंबर पे है। बड़ा कर देता हूँ इसको, देखिए बड़ा कर देता हूँ, देखिए 30वें नंबर पे टॉप 30 रिचेस्ट कंट्री इन एशिया में जीडीपी के मामले में। और अभी आपने बात कही, दिखाइए, अभी आपने बात कही तो देश विरोधी डाटा। अरे भाई फर्जी डाटा, सुन तो लो, अभी तो एक ही बात बोली, दूसरी ले आइए आप। अभी आपके यहाँ से थोड़ा डाटा दिखा दीजिए, कहाँ है, कौन सा भाई, है, किस तरह का डाटा है, निकाल करके आपके पास कुछ है ही नहीं, तो बताओगे क्या? खराब करने में लगे हुए हैं। आपके यहाँ के अभी 3 IT सेल के जो लोग पकड़ाए थे जम्मू कश्मीर में, वो किस पार्टी के थे?
जो आतंकवादी के डर अरे के सर, हैं। किसी भी बताइए पार्टी को, उनको। मैं तो कह रहा हूँ भ्रष्टाचार की अभी आपने zero कहा, tolerance है। अभी आपने किसी भी कहा, दल, किसी सुन भी तो पार्टी लीजिए। कहीं अरे हो, भैया, चोर उचक्के आपने गुंडों की सुनिए, जगह जेल है, अभी आपने कहा भ्रष्टाचारियों देश की में जगह रोजगार जेल है। आपने वो जनरेट हमारे किए। देश चलिए, की ठीक है, हैसियत वाजपेयी जी। सामने में चुनौती उभरने के का साथ काम कह कर रहा रही हूं, वाजपेयी जी, जुटला अब करके रुकिए। बताइएगा या ठीक है, आप योगेश जी या आज आप आपने विषय बहुत पे चुनौती दे दी, आज जुटला आपने करके बहुत बताइएगा। चुनौती दी थी। निधि रंजीत जी योजना को लाइए आपने स्क्रीन कहा- पे। हमने आपने पीएम कहा गरीब कि कल्याण देश योजना के- शुरू की, देश में हमने रोजगार डिजिटल जनरेट इंडिया किए। शुरू की, तो हमने सुन लीजिए, स्मार्ट सिटी शुरू की, MSME हमने नए सेक्टर संसद में भवन का बाकायदा निर्माण किया, आदर्श ग्राम योजना 75% शुरू की, अकाउंट जो है कौशल आज की विकास डेट में योजना शुरू एमपी की, हो गए। पीएम किसान वाजपेयी जी, 75% अरे वाजपेयी जी, आप अपने प्रधानमंत्री सहयोगी जीवन की आप नहीं ज्योति सुन रहे हैं, आप अपने जा रहे हो, बैठ करके यहाँ पे योजना झूठे शुरू की। प्रोपेगेंडे फैला ठीक रहे है, हो। अब ठहरिए, अब ठहरिए, अब ठहरिए, अब ठहरिए। 75% चुनौती के साथ कह रहा हूँ, आप झुटला करके बता दीजिएगा, चाहे संदीप, चाहे अमिताभ जी झुटला करके बता देंगे, चाहे योगेश जी। चलिए, अब रुकिए वाजपेयी जी, अब रुकिए, अब रुकिए। रंजीत जी, रंजीत जी को समय दीजिए, रंजीत जी को समय दीजिए। आपके सहयोगी हैं, उनको भी बोलने दीजिए, वो भी जवाब देने आए हैं। ठीक है, रंजीत जवाब जी, आपके पास है, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। आपको संदीप जी, बताया है, वाजपेयी जी, आप रुकिए भाई, रुकिए वाजपेयी जी, रुकिए भाई। अभी फिर आवाज, मुझे आपकी आवाज डाउन करानी पड़ेगी, अभी फिर आप कहेंगे आवाज म्यूट करा रहे हैं। उनको अपने समय में भी विषय पे नहीं बोलना है। अब मैं अपने समय का सदुपयोग रंजीत जी को लाइए स्क्रीन पे। सरकार ने जो काम किया उसको जनता तक चाहता हूं पहुंचे। ठीक है संदीप जी, अब जवाब लीजिए, अब रंजीत जी का जवाब लीजिए। होगा। रंजीत जी बोलिए आप। जी जी योगेश जी, देखिए, पहले तो अमिताभ जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन अमिताभ जी जैसे पत्रकारों का बस चले ना, तो चुनाव के पहले मोदी जी का शपथ ग्रहण ये करवा दें। तो इनके एक पक्षीय विश्लेषण से मैं बिल्कुल सहमत। अब ये देखिए, ये सहमति असहमति, देखिए यही समस्या होती है आप लोगों के साथ। रंजीत जी, जब आप व्यक्तिगत किसी के पास चले जाते हैं ना, समस्या यही होती है। जारी किया उसकी। नहीं योगेश जी, बात सुने। हाँ, नहीं योगेश जी, बात सुनिए। हाँ। 2-3 दिनों से एक नया नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है। जब ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण भारत से सुपड़ा साफ हो रहा है, तो ऐसे ही नई नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है कि वहां पे इतना इंप्रूवमेंट है, वहां पर इतना इंप्रूवमेंट है। वास्तव में ये बात है कि पूरा दक्षिण भारत इनका साफ हो चुका है। दूसरी बात, एक बात देखिए कि ये इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। इस तरह की बात इसलिए कर रहे हैं कि अभी हमारे संदीप भाई बहुत काम गिना रहे थे। आपको एक उदाहरण केवल मैं देता हूं। बिहार के दरभंगा में जब माननीय प्रधानमंत्री जी गए, तो बिहार जाकर उन्होंने कहा, देखिए दरभंगा में हमने कितना सुंदर एम्स बना दिया। लेकिन वास्तविकता योगेश जी क्या है पता है आपको? अभी तक वहां भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी इतने भी अपडेट नहीं थे और उन्होंने कहा कि वहां एम्स बना भी दिया, एम्स चालू भी हो गया। ये तो इनके काम का तरीका है, इसीलिए 5 करोड़ रोजगार भी ये दे रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि 2014 में जब इन्होंने वादे किए थे और वादे पूरे होते हुए नहीं दिख रहे थे, तो पत्रकारों ने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी गृह मंत्री हैं उनसे पूछा कि भाई आपने ये चुनावी वादे किए थे, उसका क्या हुआ? उन्होंने कहा, अरे भाई वो हमारा चुनावी जुमला था। तो ये तो यही है। भाग्य वायनाड कहीं ऐसा ना हो, वायनाड अभी और कुछ जगह नहीं कह रहे हैं, कल को कहते हैं कि वो हमारी बुराई जुमला था। इससे अच्छा है कि एक विपक्ष बड़ी लकीर खींचे, चाहे विचारों का हो, कामों का हो। अब लोगों को कामों पे हिसाब देने चर्चा का करें समय ना। है, तो अब कभी वो इधर की बात करेंगे, कभी उधर की बात करेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि इनके पांव तले जमीन खिसक गई है, इनको वास्तविकता का बोध हो रहा है। तो इधर किनकी गई है जो जीवन भर गाली देता रहा, उससे गए भैया मिला रहे हो, जो कसमें खाता था कि भैया आपको बताना चाहता कसम खा रहे अपने बच्चों का कभी साथ नहीं आएंगे, उसके साथ मित्रता निभा रहे हैं, वो जेल जाने पे। और इसका हमारी मतलब ये है, जनता भी देख रही है साहब, जनता को विश्वास नहीं होगा ये सब विषय जब बोलते हैं आप लोग। बार हमारी हंसी आती है नहीं है, और ये जनता को एक तरह की चुनौती है कि तुम मुझे वो जनता को ये चुनौती दे रहे हैं कि जनता को चुनौती है। देखिए कांग्रेस के मित्र लोग अब जनता को भी चुनौती दे रहे हैं। बहुत ठीक रंजीत जी, लेकिन ये तो जनता की तरफ से नारा दिया गया, बता रही है भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये तो नारा हमने दिया ही नहीं, ये तो जनता ने दिया है। ये सारे नारे भारतीय जनता पार्टी गढ़ती है अपने डर को छुपाने के लिए, लेकिन वो डर इनको लेकर डूबेगी। और इस बार जैसे इंडिया साइनिंग का 2004 में हश्र हुआ था, और उस बार भी यही कह रहे थे कि कोई नेता नहीं है,
देश की जनता अपना नेता खुद चुन लेती है योगेश जी। बिल्कुल। तो जिस तरह से 2004 में इनके इंडिया शाइनिंग नारा का हस्र हुआ, इस बार भी वही हस्र होगा और इनकी सरकार रिपीट नहीं हो पाएगी। चलिए, किसका क्या हस्र होगा, सरकार किसकी रिपीट होती, किसकी सरकार आती है, नई बनती है या रिपीट होती है, ये तो जनता के हाथों में है और तय हो जाएगा। बहुत कम समय भी बचा हुआ है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो लगातार सभी राजनीतिक दलों की तरफ से रणनीति जरूर बनाई जा रही है, लेकिन सवाल यही उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 400 का नारा दिया गया, आखिर उसकी क्या कुछ खास रणनीति है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज़। नमस्कार।